अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। उसमें ये पॉइंट हमने स्टडी किया था कि जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं वो गैसेस करती हैं, और वो गैसेस प्रेशर कैसे एग्जर्ट करती हैं उसकी तरफ मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि ये लेट्स सपोज मेरे पास एक कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं और ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव करते हैं और ये कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर जो भी होता है, और इस वजह से वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ये एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं एंड दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो ये कंटेनर की वॉल्स पे एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ये हमने अभी पॉइंट पढ़ा कि जो प्रेशर है वो गैसेस एग्जर्ट करती हैं। अब ये इसको पॉइंट को समझने के लिए ये कुछ चंद पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है कि ये इंट्री टेस्ट के हवाले से जो प्रेशर है ये अब आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पे डिपेंड कर रहा है, और जितनी नंबर ऑफ़ कोलिजन्स ज़्यादा होंगी इट्स मीन दैट उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। और कोलिजन्स किस वजह से ज़्यादा होंगी? अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। तो ये मेरे पास क्या बात बन गई, द प्रेशर है गैसेस का दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अभी हमने ये प्रेशर देखा। अब देखो ना, ज़ाहिरी बात है जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी कोलिजन्स वो ज़्यादा करेंगे। इसका मतलब है वो किसी स्पेसिफिक एरिया पे प्रेशर भी वो ज़्यादा एग्जर्ट करेंगे, तो इस वजह से वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के बढ़ने के साथ उनका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों? नंबर ऑफ़ कोलिजन्स ज़्यादा होंगी। और दूसरा बात यह है कि टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? टेम्परेचर के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। यही बात है कि हमने ये पढ़ा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मूव करते हैं और मूवमेंट की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है गैस के मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ेगी, और उसकी वजह से वो जो है वो ज़्यादा फोर्स के साथ कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से उसका प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ भी गैसेस का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है। रीज़न क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और उस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से वो कंटेनर की वॉल्स के ज़्यादा फोर्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। तीसरा पॉइंट, ये जो प्रेशर है उसका एरिया के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर हम इसको गैस को ये जो है मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ाते, इस गैस के कंटेनर को बढ़ा देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। ज़ाहिर बात है जब एक्सपेंड किया तो एरिया क्या कर गया? इंक्रीज़ कर गया। जब इंक्रीज़ किया तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? एक दूसरे से दूर दूर हो गए, उनको स्पेस ज़्यादा मिल गई, जिसकी वजह से उनकी कोलिजन्स जो थी विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर वो कम हो गई, और प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। और इसी तरह ये वॉल्यूम के साथ भी इस प्रेशर का जो रिलेशन है वो डिक्रीज़ करेगा। ये तो हमने बात की कि गैसेस प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, और वो कब इंक्रीज़ कर रहा है कब डिक्रीज़ कर रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, एरिया के इंक्रीज़ होने से प्रेशर डिक्रीज़ करता है, और वॉल्यूम के जो इंक्रीज़ होने से जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ करता है। ये MD कैट पॉइंट लिख लें स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पास प्रेशर है ये क्या है? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? ये होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर, और इसको हम जनरली क्या लिख देंगे? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये यूनिट है किसका? प्रेशर का। अब हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ द प्रेशर। उस यूनिट ऑफ प्रेशर में पहला यूनिट हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ATM से। इसको एटमॉस्फेयर को हम ATM से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सारा जो काम है ये कहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर यूनिट को? केमिकल वर्क में।
इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है? एटमॉस्फेयर को केमिकल वार में। अब एटमॉस्फेयर को अगर हम डिफाइन करें तो वो क्या है? द प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन सपोर्ट 760 mm मर्करी कॉलम एट सी लेवल। यहाँ पे एक और बात भी लिख लें, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या नेम देते हैं? एटमॉस्फेयर का। इसी तरह ये मैंने अगेन डेफिनेशन लगी, अगर इस केस में हम इसको डिफाइन करें तो वो क्या है कि जब हम मर्करी कॉलम को फिल कर चुके हैं, उसके अंदर लिक्विड है, और उस मर्करी कॉलम को अगर हम एरिया कितना देते हैं, जिस एरिया पे वो रख रहे हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो फिर जो मर्करी कॉलम जो होगा जिसके अंदर हमने उसके कॉलम को 760 mmHg तक फिल किया होगा, तो वो लिक्विड या मर्करी कॉलम उस एरिया के ऊपर जितनी फोर्स एग्जर्ट करेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। तो क्या है? इट इज़ द फोर्स। अगर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये क्या बनता है? इट इज़ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द 760 mm या 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम ऑन द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? अगर वो पूछता है कि प्रेशर का सबसे लार्जर यूनिट क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे, और एंट्री टेस्ट का पॉइंट है। लार्जर यूनिट, यूनिट ऑफ प्रेशर, ये कौन सा होता है? एटीएम। सबसे बड़ा यूनिट क्या है? एटीएम है। अगर हम इसके साथ ही इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट, प्रेशर का हमने फार्मूला लिखा, P इज इक्वल टू एफ बाई ए, दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट ये है। और अगर ये ना गिवन हो, अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और ये ना गिवन हो, तो फिर ये पास्कल के इक्वल होता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि सबसे पहले जिसने प्रेशर के ऊपर काम किया वो पास्कल था, और उसने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को 1 पास्कल का नाम दिया था। और ये ऐसा यूनिट है। और इसके साथ ये भी लिख दें, जैसे ये लार्जर यूनिट प्रेशर का जो है वो एटमॉस्फेयर है, और इसी तरह स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलर यूनिट कौन होगा? स्मॉलर यूनिट ये होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलर यूनिट ऑफ द प्रेशर। और लार्जर यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर। हाँ, नेक्स्ट इससे अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं, वो क्या है? टॉर है। ये हमारे पास सेकंड यूनिट था, एसआई यूनिट। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आता है टॉर। इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बात भी पूछी जा सकती है कि ये टॉर कहाँ पे यूज होता है? ये मोस्टली तौर पर साइंटिफिक वर्क में यूज होता है। साइंटिफिक वर्क का जो प्रेशर का साइंटिफिक वर्क में जो यूनिट हम लेते हैं वो टॉर है। और एक टॉर किस चीज़ के इक्वल होता है? ज़हरी बात है, अब हमने कहा कि जो सबसे बड़ा यूनिट है वो कौन सा है? प्रेशर का है, वो एटमॉस्फेयर है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और अगर हम इस चीज़ की बात करें तो इस केस में हमारे पास 1 एटीएम ये किस चीज़ के इक्वल होगा? 760 टॉर के। अच्छा, अब इसी को हम क्या लिखते हैं? 760 mmHg। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट बन गया कि 1 टॉर जो है ये किस चीज़ के इक्वल है? 1 mmHg के इक्वल है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो अगला पॉइंट हमने लिखना है वो ये है कि अगर वो कहे कि 1 एटीएम कितने टॉर के इक्वल है, तो अगर वो ये कह दे कि 1 टॉर कितने एटीएम के इक्वल है, तो ये आपके पास आ गया कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर। तो देन 1 टॉर किस चीज़ के इक्वल होगा? तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा 1/76
एटीएम। तो ये आप इसको जो है डिवाइड कर लेंगे तो वो 1 टॉर इज इक्वल टू 1/76 एटीएम। ये जो भी रिजल्ट आएगा वो आप बता सकते हैं कि वो कितना होगा, वो आप लिख देंगे। ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये साइंटिफिक वर्क में यूज़ होता है। अब ये आपसे पूछेगा एफएससी में कि 1 एटीएम दैट इज इक्वल टू कितना था? 760 टॉर। अब ये एक पॉइंट किस चीज़ का है? ये एमडी कैट का पॉइंट है कि एमडी कैट के अंदर ये पॉइंट भी आपका एमडी कैट का पॉइंट है कि ये कहाँ पे यूज़ होता है। एटमॉस्फेयर का पॉइंट ये भी एमडी कैट का है कि ये केमिकल वर्क में कहाँ पे यूज़ होता है। तो एटमॉस्फेयर, ये भी पॉइंट आपका यूनिट और आपका लार्जर यूनिट जो है प्रेशर के, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और कौन कौन से यूनिट हैं, ये भी आपका एमडी कैट का पॉइंट है। इससे फर्दर हम पॉइंट की बात करें कि हमारे पास इससे फर्दर जो अगर हम अपने पॉइंट की बात करें वो हमारे पास फोर्थ यूनिट जो है वो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ये फोर्थ यूनिट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PSI, जिसको हम कहते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। अच्छा स्टूडेंट, ये इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? ये मोस्टली तौर पर यूज़ होता है इंजीनियरिंग वर्क में। आप लोग कोई भी पुल वगैरह बनती है, कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनती है, कोई भी इमारत बनती है, तो इंजीनियर क्या करता है कि वो उसके पहले एक लोड टेस्ट करती हैं। लोड टेस्ट में बेसिकली वो ही अर्थ के ऊपर प्रेशर के इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है, वो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। तमाम इंजीनियरिंग वर्क में कोई भी मशीनरी जो है वो कितना बोझ या वो कितनी जो है फोर्स या कितना वो प्रेशर के इफेक्ट को, कितना वो वेट बर्दाश्त कर सकती है, वो हमें किससे पता चलता है? पाउंड्स पर स्क्वायर इंच से। इसी तरह आप गाड़ी के अंदर जो एयर फिलिंग करवाते हैं, फॉर एग्जांपल 30 की लिखा होता है या 25 है, 28 है, वो टायर के अंदर जो आप एयर फिलिंग करवाते हैं तो वो भी किस यूनिट में होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि केमिस्ट्री के अलावा आपका गुजारा नहीं है, ये हर जगह पे यूज़ हो रही है किसी न किसी मीनिंग में, तो आप इस चीज़ को ख्याल रखा करें। अच्छा, ये इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज़ होता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये पाउंड्स पर स्क्वायर इंच ये कितने के इक्वल है, इसकी बात करें तो ये ज़ाहिर बात है, फिर मैं अगेन लिखूंगा 1 ATM इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी एक पॉइंट और हमारा रह गया था, वो मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो हमारे पास ऐसा यूनिट का केस था, इसमें हमारे पास 1 ATM, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इस केस में अगर मैं ये लिखूं तो 1 ATM किस चीज़ के इक्वल होता है? द 1 ATM इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और अगर ये नहीं गिवन तो इसी को हम लिख सकते हैं 101325 पास्कल। और अगर इसी का हमने किलो पास्कल बनाना है तो हम क्या लिख देंगे? 101325 किलो पास्कल। तो ये आपका बड़ा यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है, और उनकी आपस में क्या रिलेशन है ये मैंने बता दिया। इसी तरह टॉर्क का क्या रिलेशन है ये हमने बता दिया। अच्छा, इसी तरह अगर हम 1 ATM की बात करें और ये कितने आपको पता है 760 टॉर्क के इक्वल है, और ये किस चीज़ के इक्वल है ये आपको पता चल गया 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के, और ये किस चीज़ के इक्वल आएगा? 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के इक्वल होगा। लास्ट पे हमारा यूनिट है बार। 5 यूनिट है जिसको हम बार कहते हैं, या इसको हम मिली बार भी लिखा जाएगा। सबसे पहली बात, ये यूज कहां पे होता है? मीटीरियोलॉजिस्ट मौसमियात वाले जो यूज करते हैं। मटीरियोलॉजिस्ट के ये यूज़ करते हैं। तो ये अगर हम बात करें कि 1 टॉर जो है ये कितने बार के इक्वल है, या 1 ATM जो है वो कितने बार के इक्वल है, तो इनको अगर हम देखें तो 1 ये हमने देखा ATM ये किस चीज़ के इक्वल था? 760 टॉर के इक्वल है, और ये अगर बार के केस में इसको हम लिखें तो ये बनता है 1.7
01325, ये मोस्टली तौर पर बार आएगा। और अगर इसको हमने मिली बार में लिखना है तो हम फिर इसको क्या लिखेंगे, 1013.25, ये मिली बार, ये इस केस में हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास अब मुख्तलिफ यूनिट्स को हमने देखा, जितने थे उन सब को हमने देखा। अब अगर इन तमाम का हम कंबाइंड लास्ट पे इनके रिलेशन को देखते हैं। अच्छा, अब एक और बात भी बता देता हूं कि जैसे बार का वर्ड आ जाए ना तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रेशर। जैसे थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। आइसोथर्म यानी कि इसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, आइसोबार जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रख रहा है। और इस वर्ड को आपने अक्सर याद करने के लिए ये भी याद करना है कि जो मौसमियात वाले हैं वो मौसम ये किस तरह प्रेशर को यूज़ करते हैं। इसको बैरोमीटर एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो बैरोमीटर बार से निकला था जिसके अंदर हम प्रेशर को मेजर करते हैं। अब अगर इनका हम आपस में कंबाइंड रिलेशन देखें तो वो कंबाइंड रिलेशन क्या बन रहा है। अब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसकी तरफ आते हैं तो उसके लिए क्या बन रहा है। अब इन सब को अगर मैं कंबाइंड कर देता हूं, 1 ATM, अब इसको कितने टॉर्क के इक्वल है, 760 टॉर्क। इसी को हम लिख सकते हैं 760 mmHg, मरकरी कॉलम का जो हमने लिया। अब ये सारे रिलेशन, बड़ा यूनिट क्या है, छोटा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, इसी तरह फिर उनका बाकी के साथ क्या रिलेशन है वो सारा हम देखते जाएंगे। अच्छा, 760 mmHg आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने इसको अगर ऐसा यूनिट में देखना है, 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और ये किस चीज़ के इक्वल होता है, आपको पता है कि 10, ये मैंने पॉइंट लिखा था, ये 1325 पास्कल के भी है और ये किसके इक्वल है, 101.325 किलो पास्कल भी है। और उसके बाद ये टॉर्क का भी रिलेशन बता दिया गया, एटीएम का भी बता दिया गया। अब आते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ये 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। और ये किस चीज़ की किलो है, लास्ट पे मैंने लिख दिया 1013.25 मिली बार। ये सब का आपस में एक इंटरलिंक रिलेशन मैंने आपको बता दिया। अब इसमें अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है लार्जर यूनिट क्या है तो वो एटीएम है, एटमॉस्फेयर है। स्मॉलर यूनिट क्या है तो वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। इसका एसआई यूनिट क्या है तो फिर भी आप बताएंगे न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। इस टॉर्क का एटीएम के साथ रिलेशन, और 1 टॉर्क कितने एटीएम की इक्वल होता है ये आपको पता होना चाहिए। इंजीनियरिंग वर्क्स में कौन सा यूनिट यूज होता है, मिली बार में कौन सा यूनिट होता है, और 1 एटीएम या 760 टॉर्क कितने बार के इक्वल है और कितने मिली बार के इक्वल है। दैट्स ऑल अबाउट प्रेशर। और ये सारे की सारी जो बात हम कर रहे थे, ये गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उनकी बात कर रहे थे। और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये प्रेशर का, जो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उनका क्या रिलेशन है, वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो भी मैंने बता दिया कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी कोलिजन्स ज़्यादा होंगी, उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वो उतनी ज़्यादा फोर्स के साथ, उतनी ज़्यादा, ये मैंने फोर्स के साथ इसका क्या बताया, डायरेक्ट रिलेशन है, तो वो उतनी ज़्यादा फोर्स के साथ वो कोलाइड करेगा और उतना वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। एरिया के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। ज़ाहिर बात है जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एरिया क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। डेफिनेट बात है वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल्स को अवेलेबल स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी। अवेलेबल स्पेस ज़्यादा होने की वजह से उनकी कोलिजन्स जो थी वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम गैसेस लॉज को पढ़ेंगे, वो फिर बाद में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।